हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कंप्लीट स्मार्टली में। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग अपने 5Q सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर विल बी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग इसका आंसर है। अब इसी को ना हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। तो देखिए, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो इंडिया में अपना एडमिनिस्ट्रेशन किस हिसाब से चलाती थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए ना, इन लोगों का भारत में 3 इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी था। एक था हमारा बंगाल, दूसरा इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी बस मद्रास, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी था ना, वो था बॉम्बे बॉम्बे। अब प्रेसिडेंसी का मतलब क्या होता है। प्रेसिडेंसी का मतलब इज बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। प्रेसिडेंसी का मतलब क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। तब जहां से ये लोग पूरे इंडिया में कंट्रोल करते थे। अब देखिए, हर एक प्रेसिडेंसी का ना अपना गवर्नर होता था। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे। अभी जितने भी गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे ना, दे वेर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। अब इसका मतलब क्या है कि बंगाल का गवर्नर क्या कर रहा है, वो मद्रास और बॉम्बे का गवर्नर नहीं देखने जाएगा। मद्रास का गवर्नर क्या कर रहा है, वो बंगाल और बॉम्बे का गवर्नर नहीं देखने जाएगा। तो एक्चुअली होता क्या है ना कि इन 1773 में क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट से मेरा क्या मतलब है, लंदन की गवर्नमेंट क्या करती है, एक एक्ट पास करती है, एक लॉ पास करती है, और उस एक्ट को हम लोग बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से क्या किया गया, ये जो गवर्नर ऑफ बंगाल है, इस गवर्नर ऑफ बंगाल का डेजिग्नेशन चेंज करके कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल ऑफ कौन बने, तो वो बने लॉर्ड बैरन हेस्टिंग। अब देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से ना आपको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। अगर हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की बात करें, तो यहाँ पे आपको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। वो क्या है। सबसे पहला पॉइंट तो हमें मिल गया कि इस एक्ट के तहत क्या हुआ था, तो गवर्नर ऑफ बंगाल का डेजिग्नेशन चेंज करके क्या कर दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। अब यहीं पे आपको दूसरा पॉइंट क्या पता होना चाहिए कि इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से क्या किया गया था, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे, मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे ना, दे वेयर मेड सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब इसका मतलब क्या है, देखिए अभी कुछ देर पहले मैंने बताया ना कि ये तीनों गवर्नर यूज्ड टू बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, बट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से क्या किया गया, जो ये मद्रास और बॉम्बे का गवर्नर है, ये जो मद्रास और बॉम्बे का गवर्नर है ना, दे वेयर मेड सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसका मतलब क्या है कि अगर आप मद्रास का गवर्नर को अगर कोई भी काम करना होगा, तो दे हैव टू सीक द परमिशन फ्रॉम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सिमिलरली, अगर बॉम्बे के गवर्नर को अगर कोई काम करना होगा, तो दे हैव टू सीक द परमिशन फ्रॉम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे जो थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है ना, कि इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत ही क्या किया गया था, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड। सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता एट इन 1774। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत क्या हुआ था, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था 1774 में। अब देखिए, यहीं पे हम और भी कुछ जानकारी ले सकते हैं कि इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद आपको एक और एक्ट याद रखना है, दैट इज 1833 चार्टर एक्ट। अब 1833 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ था, तो इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का डेजिग्नेशन चेंज करके कर दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो 1833 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का डेजिग्नेशन चेंज करके कर दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो वो थे हमारे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। अब यहीं से एक और एक्ट आपको याद रखना है, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से क्या किया गया कि ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ना, इसका डेजिग्नेशन चेंज करके कर दिया गया वाइस रॉय ऑफ इंडिया। वाइस रॉय ऑफ इंडिया। और भारत के पहले वाइस रॉय थे लॉर्ड कैनिंग। तो यहां से आपको ये 3-4 चीजें याद रखनी है कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से क्या हुआ, गवर्नर ऑफ बंगाल का डेजिग्नेशन चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। 1833 का चार्टर एक्ट में क्या हुआ, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का डेजिग्नेशन चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो वो विलियम बेंटिक थे।
और 1858 के एक्ट से क्या किया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का डेजिग्नेशन चेंज करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया, और पहले वाइसरॉय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। तो चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन द ईयर, प्लासी का जो बैटल है ना वो कब लड़ा गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1757। अगर आप प्रिसाइज डेट देखने की कोशिश करो ना तो इट वाज ऑन 23rd of June 1757। अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि ये बैटल ऑफ प्लासी किसके किसके बीच हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी किसके किसके बीच हुआ था? तो यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट नाम पता होना चाहिए। एक है आपका जो उस समय बंगाल के नवाब थे जिनका नाम था सिराजुद्दौला, और इनके ऑपोजिट में थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव कौन थे इस बैटल में? तो रॉबर्ट क्लाइव। अब देखिए यहाँ पे कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेट्स लिखे हुए हैं, जैसे 1707। 1707 क्या है ना, आप बोल सकते हो कि 1707 वाज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इस 1707 एडी में क्या हुआ था? जो लास्ट पावरफुल मुगल राजा थे जिनका नाम था औरंगजेब, और औरंगजेब की डेथ हो गई थी 1707 में। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब क्या हुआ ना कि भारत में जितने भी यूरोपियन पावर्स थे दे स्टार्टेड टू इंटरवीन इन द पॉलिटिकल मैटर्स ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया का जो राजनीतिक मैटर था ना उसके आंतरिक मामलों में ये लोग क्या करते थे? इंटरवीन करना शुरू कर दिए, और यहीं से क्या हुआ? इंडिया में बहुत सारा चेंजेस आना भी शुरू होता है। अब देखिए यहाँ पे एक और डेट लिखा गया है, दैट इज 1764। 1764 में आपको याद रखना है कि इस डेट में क्या हुआ था? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल वाज फॉट, और उस बैटल को हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 को। अब ये बैटल ऑफ बक्सर किसके किसके बीच हुआ था? तो यहाँ पे ट्रिपल अलायंस था। एक तरफ क्या था? एक तरफ देयर वाज द ट्रिपल अलायंस, और दूसरे तरफ थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। सवाल उठता है कि सर ये ट्रिपल अलायंस में कौन कौन थे? तो ट्रिपल अलायंस से ना आपको तीन लोगों का नाम याद रखना है। अगर हम बैटल ऑफ बक्सर की बात करें तो बैटल ऑफ बक्सर में क्या था? एक तरफ ट्रिपल अलायंस थे, ट्रिपल अलायंस। अब इस ट्रिपल अलायंस में तीन लोगों का नाम याद रखना है। कौन कौन थे? तो एक था आपका मीर कासिम, मीर कासिम ऑफ बंगाल, मीर कासिम ऑफ बंगाल। दूसरा नाम आपको याद रखना है यहाँ पे शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला। अब ये कौन थे? तो ही वाज द नवाब ऑफ अवध, ये अवध के नवाब थे। और यहाँ पे जो लास्ट नाम आपको याद रखना है दैट इज शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड। अभी शाह आलम सेकंड कौन थे? तो ये उस समय के मुगल एम्परर थे। तो इन लोगों ने क्या किया था ना, इन लोगों ने एक ट्रिपल अलायंस बनाया था एंड दे फॉट अ बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसी बैटल को हम लोग क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जानते हैं। अब देखो ये जो बैटल ऑफ बक्सर था ना, इस बैटल ऑफ बक्सर का आउटकम क्या था? तो इस बैटल ऑफ बक्सर का आउटकम हमें 1765 में देखने को मिलता है। और इस 1765 में क्या हुआ था? तो 1765 में एक ट्रीटी साइन की गई थी, और इस ट्रीटी को हम लोग बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। Now this Treaty of Allahabad is one of the most important treaty in the history of India. क्यों? क्योंकि इस Treaty of Allahabad से क्या था ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल गया था? दीवानी राइट्स मिल गया था। दीवानी राइट्स मतलब क्या होता है? रेवेन्यू एंड सिविल के ऊपर पूरा कंट्रोल। तो दीवानी राइट्स कहाँ का मिला था? तो दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो यहाँ का दीवानी राइट्स किसको मिल गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसका मतलब क्या है कि बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा इस जगह का जो रेवेन्यू का कंट्रोल है ना, जो पैसे का कंट्रोल है, वो अब किसके पास चला गया था? तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। ठीक है, तो ये यहाँ इस वाले क्वेश्चन से आपको ये सब इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। अब चलिए अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच गवर्नर जनरल और वाइसरॉय वाज द इंडियन सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस्ड। इंडियन सिविल सर्विस किस गवर्नर जनरल या वाइसरॉय के टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था? तो देखिए इसका जो आंसर है ना वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस से आपको कुछ इनिशिएटिव याद रखनी पड़ेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए थे। तो यहाँ पे देखिए जो पहला चीज आपको यहाँ पे याद रखना है ना, कॉर्नवालिस से रिलेटेड, कॉर्नवालिस से रिलेटेड कि इनका जो टाइम पीरियड था इट वाज फ्रॉम 1786 टू 1793। तो 1786 से 1793 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में थे, और इन्होंने क्या किया था ना कि ही वाज द फर्स्ट पर्सन, ये पहले पर्सन थे, फर्स्ट पर्सन टू कोडिफाई लॉ। तो पहले इंसान जिसने भारत में लॉ को कोडिफाई किया था। कोडिफाई का मतलब क्या होता है कि आप समझ के रखो कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है ना उनको कॉर्नवालिस ने क्या किया था? एक बुक वगैरह में लिखवा दिया था। तो यहाँ से आपको पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज द फर्स्ट पर्सन टू कोडिफाई लॉ, और इन्होंने ये कब किया था? तो ये चीज हुआ था आपका 1793 में। ओके, यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखना है कि इट वाज द कॉर्नवालिस हु क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। तो डिस्ट्रिक्ट जज का पोस्ट
किसने क्रिएट किया था? तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्रिएट किया था। थर्ड पॉइंट हमें यहाँ पे क्या याद रखना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था ना, ही इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। तो परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस भी इन्होंने ही करवाया था। कब? तो ये करवाया था आपका 1793 में। मोर ओवर इन्हीं के टाइम पीरियड में क्या हुआ था ना, आपका एंग्लो माइसोर वॉर भी लड़ा गया था एंड ही वाज द पर्सन हु डिफीटेड टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान को भी इन्होंने ही हराया था, डिफीटेड टीपू सुल्तान। ओके, टीपू सुल्तान। तो यहाँ से हमें ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज लॉर्ड कॉर्नवालिस के रिलेटिव में याद रखना है। तो फर्स्ट पर्सन टू कोडिफाई द लॉ इन 1793, लॉर्ड कॉर्नवालिस क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। मोर ओवर ही वाज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इन 1793। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि एंग्लो माइसोर वॉर भी लड़ा गया था, थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर बेसिकली, और इस थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर में टीपू सुल्तान हार भी गए थे। ओके, चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस। तो इनमें से कौन सी पार्टी है जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था? तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा क्या है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक है। अब देखिए इस फॉरवर्ड ब्लॉक से आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए कि एक्चुअली में ये पार्टी बना क्यों था। तो एक्चुअली में ये पार्टी बना क्यों था ना, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा और यहाँ पे हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का दो इंपॉर्टेंट सेशन हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस का जब भी नाम याद आए ना, तो इनके नाम से हमें क्या याद रखना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का दो इंपॉर्टेंट सेशन। तो पहला जो सेशन है ना वो कब हुआ था? 1938 में हुआ था। 1938 कहाँ पे हुआ था? हरिपुरा में हुआ था, हरिपुरा। और सेकेंड इंपॉर्टेंट सेशन हमें यहाँ पे याद रखना है जो 1939 में हुआ था, और ये त्रिपुरी में हुआ था, त्रिपुरी में हुआ था। ठीक है, तो हरिपुरा सेशन में क्या हुआ था ना, इस हरिपुरा सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? तो प्रेसिडेंट वाज सुभाष चंद्र बोस। अब देखिए इस हरिपुरा सेशन से आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है ना कि इस हरिपुरा सेशन में क्या किया गया था कि बिकॉज ऑफ दिस हरिपुरा सेशन नेशनल प्लानिंग कमेटी वाज क्रिएटेड, नेशनल प्लानिंग कमेटी को बनाया गया था। और इस नेशनल प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो चेयरमैन वाज पंडित नेहरू। नेहरू जी इस नेशनल प्लानिंग कमेटी के क्या थे? चेयरमैन थे। ओके, अब देखिए सुभाष चंद्र बोस का जो आइडियोलॉजी था ना वो बड़ा रेडिकल आइडियोलॉजी था। और आपको पता है कि इसी टाइम पीरियड में क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो सबसे डोमिनेंट चेहरा था वो गांधी जी का था एंड गांधी जी बिलीव्ड इन द आइडियोलॉजी ऑफ नॉन वायलेंस। तो इनके आइडियोलॉजी के बीच में हमेशा क्लैश चलता था, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के आइडियोलॉजी में। और ये क्लैश हमको देखने मिलता है त्रिपुरी सेशन में। अब देखिए त्रिपुरी सेशन में क्या होता है ना कि सुभाष चंद्र बोस वापस से डिक्लेयर कर देते हैं कि दोबारा से इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन होने वाला है उसका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हम रहेंगे। लेकिन गांधी जी इस चीज को अपोज करते हैं एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है ना कि जब इलेक्शन होता है तो एक तरफ सुभाष चंद्र बोस रहते हैं और सुभाष चंद्र बोस के ऑपोजिट में जो कैंडिडेट रहते हैं उनका नाम रहता है पट्टाभी सीतारामैया। और पट्टाभी सीतारामैया वाज बेसिकली द कैंडिडेट ऑफ गांधी जी। बट क्या आफ्टर द इलेक्शन हमें क्या देखने मिलता है कि सुभाष चंद्र बोस वाज एबल टू विन द इलेक्शन एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है कि त्रिपुरी सेशन का भी प्रेसिडेंट कौन होते हैं यहाँ पे? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन इस सेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखना है ना कि इस सेशन में क्या होता है कि इंडियन नेशनल ग्रुप में ना बेसिकली फैक्शनलिज्म आ जाता है। इंडियन नेशनल ग्रुप में ना गुट बन जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस का एक ग्रुप बन गया था और गांधी जी का एक ग्रुप बन गया था एंड एज अ रिजल्ट क्या हो रहा था ना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सही तरह से फंक्शन नहीं कर पा रही थी। तो बिकॉज ऑफ दिस सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया ना, ही डिसाइडेड कि ये क्या करेंगे, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिजाइन कर देंगे, प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन कर देंगे। और इन्होंने प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन भी कर दिया। और रिजाइन करने के बाद आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन किया तो जो अगले प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस की जगह बने ना उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो रिजाइन करने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और रिजाइन करने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्या डिसाइड किया कि ये अपना खुद का एक पार्टी बनाएंगे और उस पार्टी का नाम इन्होंने क्या रखा? फॉरवर्ड ब्लॉक। तो त्रिपुरी सेशन के डिस्प्यूट की वजह से क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस ने अपना खुद का एक पार्टी बनाया फॉरवर्ड ब्लॉक। और ये कब बनाया गया था? 1939 में। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है ना कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से हटकर कोई अलग पार्टी नहीं थी। इट वॉज अ पार्टी क्रिएटेड विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही में ये पार्टी बनाया गया था और इस पार्टी का जो आइडियोलॉजी था ना इट वॉज बेस्ड ऑन, बेसिकली आप बोल सकते हो कि ये जो रेडिकल आइडियोलॉजी के ऊपर ये पार्टी बनी हुई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक। ओके, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग द हुज वाइस रॉयल्टी द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। तो किसके टाइम में क्या हुआ था, जो इंडिया का कैपिटल है वो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। तो देखो ये बेसिकली जो कैपिटल शिफ्ट है ना ये 1912 में हुआ था। ओके, 1912 में हुआ था। और इस समय जो वाइस रॉय थे इंडिया के
उनका नाम क्या था? लॉर्ड हार्डिंज। अब आपको यहाँ पे ये याद रखना है ना कि 1911 में क्या हुआ था? 1911 में हमारे दिल्ली में एक दरबार लगाया गया था जिसको हम लोग बोलते हैं दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार। अब दरबार से आपको याद रखना है ना कि भारत में उस समय टोटल 3 दरबार लगाए गए थे। एक था हमारा 1877 में, जो दूसरा दरबार लगाया गया था वो 1903 में लगाया गया था, और जो लास्ट दरबार लगा था वो 1911 में लगा था। अब 1911 में दरबार क्यों लगाया गया था? तो बेसिकली टू सेलिब्रेट द कोरोनेशन ऑफ किंग जॉर्ज फाइव। कोरोनेशन ऑफ किंग जॉर्ज फाइव। तो किंग जॉर्ज फाइव के कोरोनेशन को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था? दिल्ली में दरबार लगाया था 1911 में। अब इसी टाइम में क्या था कि ये किंग जॉर्ज फाइव भारत भी आए थे, एंड एज अ रिजल्ट आपको इस दिल्ली दरबार ऑफ 1911 से ना 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। दिल्ली दरबार 1911, यहाँ से आपको दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहला चीज आपको क्या याद रखना है कि इस दरबार में इट वॉज अनाउंस्ड कि जो इंडिया का कैपिटल है ना वो हमारा बंगाल से शिफ्ट होके कहाँ पे हो जाएगा? दिल्ली में हो जाएगा। ये अनाउंस कब किया गया था? 1911 में, एंड एज अ रिजल्ट क्या हुआ? 1912 में कैपिटल को क्या कर दिया गया? शिफ्ट कर दिया गया फ्रॉम बंगाल टू दिल्ली। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे ये याद रखना है ना कि इसी दिल्ली दरबार में ये बोला गया था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिपील किया जाएगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल को क्या किया जाएगा? तो रिपील किया जाएगा। ओके, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कौन से साल में रिपील किया गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1911। यहाँ से कभी कभी एक और क्वेश्चन पूछता है कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिपील किया गया था तो उस समय भारत के वाइसरॉय कौन थे? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? लॉर्ड हार्डिंज। लॉर्ड हार्डिंज। अब देखिए 1911 से आपको और एक इंसिडेंट याद रखना है कि इसी 1911 में क्या हुआ था? दिसंबर के महीने में कांग्रेस का एक सेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैलकाटा सेशन ऑफ 1911। अब इस कैलकाटा सेशन ऑफ 1911 इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो प्रेसिडेंट थे इसके बिशन नारायण धर। तो बिशन नारायण धर क्या थे? इस कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। और इस कैलकाटा सेशन ऑफ 1911 का इंपॉर्टेंस क्या है कि फॉर द फर्स्ट टाइम ना नेशनल एंथम वाज संग इन दिस सेशन। सबसे पहली बार अगर आपसे कोई पूछे कि नेशनल एंथम यानी कि जन गण मन ये कहाँ पे गाया गया था, तो इट वाज ड्यूरिंग द कैलकाटा सेशन ऑफ 1911। मोरोवर अगर आपसे पूछ ले कि सबसे पहली बार ये नेशनल एंथम गाया किसने था, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सरला देवी चौधरानी। ठीक है, तो सरला देवी चौधरानी ने क्या किया था? सबसे पहली बार नेशनल एंथम को गाया था। कब? तो 1911। कौन सा सेशन? कैलकाटा सेशन। तो दोस्तों अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है या 5 की सीरीज आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।